तो दोस्तों आज हम बातचीत ये करना चाहते हैं कि मार्केट में ये गिरावट रुक क्यों नहीं रही है, इसकी वीकनेस क्यों नहीं रुक रही है। बजट आ गया, बजट अच्छा था, 12 लाख रुपए तक की इनकम को पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्रेडिट पॉलिसी आ गई, आरबीआई ने ब्याज दरें कम कर दी, रिपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, वो अच्छा हो गया। फिर भी मार्केट में वीकनेस क्यों नहीं खत्म हो रही है, मार्केट में कमजोरी रुक क्यों नहीं रही। आज इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास हमेशा से रहा है आपको कि सत्य जो है तथ्यों के जरिए आपके सामने रखा जाए। कोई नैरेटिव बिल्ड करने की मैं कोशिश नहीं करता हूं कि बस बॉटम बनने वाला है, आरबीआई रेट कट करेगी तो बॉटम बन जाएगा, बजट आएगा तो बॉटम बन जाएगा। नहीं, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है सामने, उसको देखकर व्यू बनाना चाहिए और जैसे जैसे तथ्य बदलेंगे हम उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे पीक बन गया, लेकिन एक रेंज में आपको हमेशा दी है। और मैंने आपसे ये बार बार कहा था कि मार्च तक आपको इन्वेस्टर्स को खासतौर पे कुछ ना करने की सलाह थी मेरी, और मुझे लगता है कि वो फायदेमंद ही रही होगी। तो चलिए बिना देर के हुए समझते हैं कि मार्केट का करंट स्टेटस क्या है। हम ग्लोबल मार्केट भी समझेंगे और इंडियन मार्केट भी समझेंगे। तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अच्छे नहीं थे। बहुत सारी कंपनियों में आप देखिए तो मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है और कहीं कहीं पे ग्रोथ पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो Q2 के रिजल्ट्स भी हमें अच्छे नहीं लगे थे, Q3 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं, इससे कोई बूस्ट नहीं मिल रहा है और किसी भी सेक्टर से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में आप ये कह सकते हैं कि अगर केवल टॉप बैंकर्स को हम देखें या टॉप बैंकिंग कंपनीज को देखें तो वहां पे थोड़ी सी, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि बहुत खराब रिजल्ट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, ओके टाइप के रिजल्ट्स हैं। लेकिन बाकी जगहों पे आप देखिए ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज है। खासतौर पे आप आईटी में देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखेगी, चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। बाकी सबकी तो मैं बात भी क्या करूँ, मैं रोज सुबह जो टॉप 10 डालता हूँ उसमें इसीलिए मैं रिजल्ट्स का बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट्स कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे दिखते नहीं कि जिसका मैं उस पर मेंशन करूँ। तो इसलिए जनरली मैं खबरों पे ही आपको बताता हूँ कि ये खबर आई है, वो खबर आई है। तो अर्निंग सीजन बहुत अच्छा नहीं गया। अब मैंने जो उसका टाइटल दिया कि क्या मार्केट अभी भी महंगा है, तो अगर आप प्योरली फंडामेंटल्स और नंबर्स पे जाएंगे तो आपको ये मार्केट अभी भी महंगा दिखेगा। मार्केट कैप टू जीडीपी का एक पैमाना लोग यूज करते हैं जो वॉरेन बफेट ने बनाया था, और आज भी अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो लगभग 118% है। यानी जीडीपी से 118%, यानी जीडीपी से लगभग 20% ज्यादा मार्केट कैप है कंपनीज का, जो कि हाई वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन को दिखाता है। और इसीलिए मार्केट में अभी भी आप देखेंगे तो कमजोरी का सिलसिला हो सकता है। सम ऑफ द पार्ट्स अगर आप मार्केट की देखेंगे, जैसे उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप, अल्ट्रा ब्लू चिप, माइक्रो कैप, तमाम सारी कंपनियों को देखेंगे आप, तो पूरा मार्केट शायद आपको महंगा ना दिखे, या आपको कोई पॉकेट बहुत रीजनेबल दिखेगी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको वीकनेस दिखेगी। तो जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि मिड कैप में काफी अभी भी ओवर वैल्यूएशन है, तो वो बिल्कुल दिखता है और डेटा बता रहा है मार्केट कैप टू जीडीपी आपका बहुत ऊपर है, और वो एक तरीके से दिखाता है। दूसरा हमने देखा कि करेंसी हमारी लगातार वीक हुई और अभी भी हो रही है। मैंने ये बात अपनी क्रेडिट पॉलिसी से पहले एक ट्वीट लिखा था, मैंने उसमें लिखा था कि गोल्ड और करेंसी पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आरबीआई के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो रेट कम करे, और वैसा ही हुआ और करेंसी आप देखिए और ज्यादा वीक हुई है। तो करेंसी की वीकनेस और यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड अभी भी ज्यादा है, वहां ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, इसलिए लगातार बिकवाली अभी भी एफआईआई की जारी है। एक दिन हल्की सी खरीदारी हुई थी, लोग बहुत खुश हुए। मैंने उस पर एक्चुअली ट्वीट भी डाला था कि क्या एफआईआई की एसडब्ल्यूपी बंद होगी, तो मैंने इसे जोकिंगली डाला था, बट वो मुझे बंद होती फिलहाल देखिए नहीं, वो नंबर्स बता रहे हैं उसके बाद से भी वो बेच ही रहे हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है। अगर आप देखें तो निफ्टी का जो इस समय वैल्यूएशन है, वो जो पूरा ओवरऑल देखेंगे तो वो लगभग 21 साढ़े 21 मल्टीपल पे निफ्टी ट्रेड हो रहा आज भी। बुक वैल्यू उसकी 3.54 के आसपास है, 3 पॉइंट से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी स्टिल महंगा है। मीन रिवर्सल के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म एवरेजेस में देखें तो निफ्टी भी आपका थोड़ा महंगा दिखता है।
लेकिन जब आप मिड कैप देखते हैं तो आपको वो काफी महंगा दिखता है, क्योंकि निफ्टी मिड कैप का हमने जो देखा मल्टीपल वो 37-36 के आसपास है और उसकी बुक वैल्यू 5 की है, विच इज वेरी वेरी हाई। तो मिड कैप में अभी भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। आप अच्छा, जो बहुत सारे लोग चार्ट देखते होंगे तो बोलेंगे कि देखो पिछले एक साल में वो कोई 52 वीक लो पे है, तो कोई ऊपर से 40% करेक्ट हो चुका है। मेरा मानना है कि ये तरीका आप जो देख रहे हैं ना, ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा और पीछे जाइए आप। जब इन सब का पीक बना था, आपको पीक वैल्यूएशन 21 में दिखेंगे। 21 से 22 के बीच में आपको जो स्टॉक का चार्ट दिखेगा ना, वो बिल्कुल ऐसे जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे गिरा है। तो अगर आप 3 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 40% गिरने के बावजूद अभी भी स्टॉक्स में बिकवाली आ सकती है और वैल्यूएशंस है। अलग अलग पॉकेट्स में हो सकता है कहीं पे फेयर वैल्यूएशंस में हो चुके हों, लेकिन आपको मिड कैप अभी भी महंगा दिखेगा। कंपैरेटिवली स्मॉल कैप महंगा है, लेकिन उससे कम, यानी मिड कैप से कम है। तो मिड कैप में अभी भी मुझे लगता है पेन हो सकता है। तो ये जो सिनेरियो मार्केट का बन रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से, उसमें दबाव रह सकता है, क्योंकि एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही है। अब थोड़ा यूएस मार्केट की तरफ चलते हैं। यूएस में क्या हो रहा है? अगर आप यूएस में S&P 500 को देखेंगे तो 12 मंथ ट्रेलिंग 24 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ऊपर। 6000 का S&P 500 है, सबसे बड़ा इंडेक्स है। लॉन्ग टर्म एवरेज की अगर हम बात करें S&P की, तो आप बहुत सरप्राइज होंगे। पूरी हिस्ट्री अगर आप यूएस मार्केट की देख लें, मतलब 150-200-300 साल की, उसका जो एवरेज आता है वो 16 का आता है, यानी 16 मल्टीपल वाला S&P 500 आज की तारीख में 23-24 में चल रहा है। अब मैग्निफिसेंट 7 की वजह से, यानी टॉप 7 कंपनीज की वजह से चल रहा है, या ओवरऑल कंपनी चल रहा है, सर ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन हमेशा यूएस मार्केट या कोई भी मार्केट कुछ एक पॉकेट्स लीड करता है तो चलता है, लेकिन यूएस मार्केट भी हाईली ओवर वैल्यूड है। हाईली मीन्स रियली हाईली, बहुत ओवर वैल्यूड है। अगर आप S&P का जो 10 साल का लास्ट 10 ईयर्स का ईपीएस देखेंगे तो वो 10% की CAGR से ग्रो किया है लास्ट 10 ईयर्स में। उसका एवरेज CAGR 10% का है। अब इस मेंटेन करने के लिए, यानी यूएस मार्केट की इस तेजी को बनाए रखने के लिए, कंपनीज को कम से कम 11.5% से ग्रो करना, विच इज नॉट इजी, इट्स अ टफ जॉब। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ऊपर आया है, तो जैसे कहते हैं ना कि वैल्यूएशंस जो है अर्निंग्स को देखते हैं। अब अर्निंग्स को इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर अर्निंग्स नहीं आती है तो यूएस मार्केट में भी दिक्कत हो सकती है। ये भी ओवर वैल्यूड मार्केट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, लगातार बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है, देखो बहुत सिंपल सा है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि यूएस मार्केट जो मदर मार्केट है, वहां की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें बहुत हॉट जिसको बोलते हैं ना, और जिस तरह से ट्रम्प ऐलान कर रहे हैं, टैरिफ वॉर का खतरा बना हुआ, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट में डॉलर, एक इंडिकेटर ले लीजिए, मान लीजिए आप डॉलर को ही ले लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग है। डॉलर टर्म्स में जो रिटर्न्स बन सकते हैं यूएस में, वो और प्लस इंडियन करेंसी की जो वीकनेस है, उसको अगर आप जोड़ें तो किसी को भी 7-8% का रिटर्न यूएस मार्केट में बिना कुछ किए फ्री में बन जाएगा। तो फिर किसी इमर्जिंग मार्केट में कोई फंड क्यों रिस्क लेगा? ये है $1 ट्रिलियन का क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, और अभी कोई संकेत ऐसे मिल नहीं रहे हैं कि करेंसी वीक होगी। ट्रम्प लगातार अपने काम कर रहे हैं। ब्रिक्स को उन्होंने दूसरी बार चेतावनी दी कि डॉलर को इग्नोर करने की कोशिश मत करें। आपको याद होगा 2-3 साल नहीं, मतलब 1-2 साल पहले ही डी डॉलराइजेशन की बड़ी चर्चाएं चलने लगी थी। सबने एकदम डिस्काउंट कर दिया था कि डॉलर तो बहुत वीक हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन होगा। फिलहाल नियर टर्म में नहीं दिखता, कल को क्या होगा पता नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं लगता। और ये सब चर्चाएं जो है ना, नैरेटिव बिल्डिंग की होती है, मुझे लगता है फैक्ट से बहुत दूर होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर, उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप स्वयं में वीक है। तो एक बड़ा रीजन ये है, इसीलिए एफआईआई की लगातार बिकवाली जारी है, क्योंकि वो यहां से निकाल के पैसा वहां ले जाते हैं। देखिए एफआईआई को आप इस नजरिए से देखिए कि वो पैसे कमाने आए हैं। अगर उनका पैसा बन रहा है तो रुकेंगे, पैसा नहीं बन रहा तो किसी और मार्केट में लगाएंगे, यूएस में लगाएंगे,
फिलीपाइंस में लगा सकते हैं, थाईलैंड में लगा सकते हैं, चाइना में लगा सकते हैं, मलेशिया में लगाएंगे। उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। उनके लिए इंडिया एक मार्केट है और उस मार्केट में अगर उनका रिटर्न बनेगा तो वो लगाएंगे, नहीं बन रहा है तो वो निकल जाएंगे। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। तो एक रीजन ये है। और हमारा मार्केट चूंकि इतना महंगा है आज भी, तो उनको बेचने के लिए कुशन मिल रहा है। मुझे ध्यान है इसमें शंकर शर्मा ने एक बड़ा भारी आर्टिकल लिखा मनी कंट्रोल पे, उसको लेकर के बहुत चर्चाएं होने लगी कि उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि जब मंदी आती है लोग मंदी की बातें करते, तेजी आती तेजी बातें करते हैं। इररिस्पेक्टिव, मैं हमेशा अपने दोस्तों को, जो आप लोग हमारे सोशल फैमिली के सदस्य हैं, जब भी आप बिजनेस में आए ना, बिजनेस इन द सेंस जब आप मार्केट में आए, इकोनॉमी में आए, तो अपने इमोशंस को साइड में रखिए, बिल्कुल फैक्ट पे देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप बीट नहीं कर सकते। ये आप याद रखिएगा, जो डेटा है उससे उससे आप लड़ नहीं सकते, आपकी हार तय है। तो इसलिए उसको उसी नजरिए से देखिए ना, वो ना हमारा दोस्त ना दुश्मन, वो न्यूट्रल है। तो अगर वो हम ये कुशन दे रहे हैं, लगातार हम कुशन दे रहे हैं मार्केट को कि वो बेचेंगे और हम खरीदेंगे, सामने से खड़े होकर डीआईएस खरीद रहे हैं तो एफआई बेचेगा और बेचेगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ डीआई गलत कर रहे हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी, उनको कैश कॉल नहीं लेनी तो बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो बन गया। कैसे टूटेगा, ईमानदारी बात हो किसी के समझ में नहीं आ रहा कि एक चक्र टूटेगा कैसे। अब कुछ यूएस में हो, कुछ कैसी परिस्थितियां बदलें तो शायद वहां पे हो सकता है। तो इसलिए इसको इसी पर्सपेक्टिव में, इसी नजरिए में देखना चाहिए। तो इसलिए एफआईआई लगातार बेच भी रहे हैं। तो ऐसा लगता है अभी भी कि ये मार्केट हमारा ओवर वैल्यूड है उनकी नजर में, और इसमें और वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं। अब थोड़ा अपने इंडियन मार्केट को भी मैं देखना चाहूंगा। इंडियन मार्केट में आप देखिए कि जो हमारा ग्रोथ का फिगर है, आरबीआई जो दे रहा है अपना रिवाइज फिगर, उसने भी 6.7% का एस्टिमेट दिया है जीडीपी का। तो 6.7 बुरा नहीं कह सकता मैं, लेकिन बहुत ग्रेट भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के नंबर्स पे अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं आप मान लीजिए सपोज 6.7 वो है और 4.5-5% इन्फ्लेशन मान लीजिए आप, तो कितना हो गया 6-5 11 11, मतलब बहुत खींच खाच के आप 10-11% की नॉमिनल जीडीपी ला पाएंगे। उससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स है वो अगर 14-15% आ जाए तो बड़ी बात है, जो कि मुझे आती हुई दिख नहीं रही है। तो इसलिए इकोनॉमी से बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो दो उपाय किए हैं सरकार ने और आरबीआई ने, ये कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे, नो डाउट करेंगे। कितना करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा आएगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन ये दो चुनौतियां रहेंगी कि कंजम्पशन बूस्ट होगा, कितना होगा और कितने समय के लिए होगा। क्या एक शॉर्ट टर्म ब्लिप होगा ये, या वाकई एक बदल के रख देंगे, क्योंकि 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम एक्चुअली बहुत बड़ी है। लेकिन उसके साथ सरकार के सामने भी एक चुनौती बनेगी कि वो अपना टैक्स नेट बड़ा करें, क्योंकि 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू फॉल होगा उसको कैसे मेंटेन करेंगे। प्लस उन्होंने कैपेक्स में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया इस साल, पिछले साल जैसा ही है, तो सप्लाई किधर से आएगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बहुत शानदार तरीके से मैं नहीं कहूंगा कि सपोर्ट हमको मिलेगा नियर टर्म में। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद चीजें क्या होती कांट से। दूसरा एक अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारा Q3 का नंबर आएगा ये कैसा आता है। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है तो शायद चीजें थोड़ी बदल सकती है, लेकिन फिलहाल हमने इसीलिए कहा था कि 31 मार्च तक आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी है। इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपको बाद में अफसोस हो। वो बहुत जो 10-15 साल के लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, मैं उस कैंप में नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर बिजनेस सिक्लिकल होता है, हर मार्केट सिक्लिकल होता है। उस साइकिल के किस पॉइंट पे आप एंट्री लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। तो अगर आपने बहुत गलत प्राइस पे ले लिया, बहुत ऊंचे पे ले लिया, लोग उदाहरण देते हैं 2007 के पीक पे जिसने लिया था वो भी आज प्रॉफिट में बैठा हुआ है, लेकिन जिसने अक्टूबर 2008 में लिया था वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ये भी आप मत भूलिए। सो ये सब चीजें एक समझदार निवेशक के लिए होती हैं। ना मार्केट कहीं भागा जा रहा है, ना आप कहीं भागे जा रहे हैं, तो इसलिए आराम से चीजों को लेना चाहिए। एक तीसरा पॉइंट और है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज थोड़ा सा टच अप करते हैं सिर्फ, वो है हाउसिंग सेक्टर का। देखिए हाउसिंग सेक्टर
में पिछले 2-3-4 सालों में रादर कोविड के समय से लेकर के एक बूम देखने को मिला है। खासतौर पे दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट है उसमें बहुत तेजी आई। आपने सुने ही होंगे गुड़गांव में किस तरीके से 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट बिके हैं। जो सबसे लेटेस्ट और सबसे महंगी डील हुई है वो 1,80,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हुई है। मुंबई में भी आप देखें तो छोटे घर बनाने लोगों ने बंद कर दिए थे क्योंकि बिक नहीं रहे थे। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK आज भी वही लॉन्चेस हो रहे हैं। और मेरे पास दिन में 4 फोन आते हैं, भैया ये मकान लॉन्च हुआ है, ले लीजिए। ये भैया मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एवरेज प्राइस अगर आप देखेंगे इस तरह के लॉन्चेस की हो तो 5 करोड़ 7 करोड़ ऑनवर्ड्स होती है अगर आप 2-3 BHK का ढंग का फ्लैट ले रहे हैं तो। क्या ये सस्टेन करेगा? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि नहीं करेगा। रियल एस्टेट मार्केट एक बड़े मुश्किल में फंसने वाला है, ये बात आप मान लीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने मकान लग्जरी फ्लैट बिकने थे वो बिक गए हैं, रियल यूजर्स ने ले लिए हैं। और जो 1% टैक्स पेयर ना जिसके पास बहुत पैसा है वही उन मकानों को खरीद रहा था और उसने खरीद लिया है। अब वहां पे इन्वेंट्री बिल्ड हो रही है, अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो बिल्ड हो रही है। दूसरा, इसको मैं आपको कुछ डेटा के थ्रू भी समझाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि रियल एस्टेट मार्केट मुझे खराब लग रहा है। कैलेंडर ईयर 2021 से 2023 के बीच में, यानी पीक जो उसका बना था वो मुझे लगता है कि 23 एंड या 24 के मिड में कहीं पीक बन गया है रियल एस्टेट का, और दबा के न्यू लॉन्चेस हुई हैं और वो भी 23 के पीक में जाके खत्म होगी। वो अगर आप, मैं ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ, आपको कभी दिखाऊंगा कि ऐसे गया, यहाँ पे पीक हुआ फिर धीरे नीचे आ रहा। तो न्यू लॉन्चेस भी पीक हो चुके हैं, इन्वेंट्री लगभग खत्म है। और इन्वेंट्री जब बोलते हैं रियल एस्टेट मार्केट में तो उसका मतलब ये होता है कि न्यू लॉन्च से, यानी जो मकान लॉन्च हो रहा है जिसमें जिसकी जितनी बुकिंग हो गई उसको हम लोग इन्वेंट्री में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें मान लीजिए मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, 60-70 मंजिल की एक बिल्डिंग बनी, उसमें 100 फ्लैट बने लग्जरी, 40 बिक गए, 60 अभी भी खाली पड़े हैं, तो वो 60 कैसे बिकेंगे इसका जवाब आपके पास वो जो मैसेज आता है ना वो है कि वो बेचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स जो बहुत अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट बेच रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़ वाले, वो मुझे से आदमी कोई फोन करते हैं, यार मैंने लॉन्च किया है 10 करोड़ का फ्लैट है, 15 करोड़ का फ्लैट। सो मुझे लगता है कि वो एक पीक हो गया है। दूसरा एक आपको मैं बहुत ही हार्ड डेटा देता हूँ जिसको इग्नोर नहीं किया सकता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो लोन ग्रोथ है बैंकिंग की वो काफी तेजी से बढ़ी, उसके बाद टेपर डाउन हुई। आज भी आप देखेंगे तो जो होम लोन ग्रोथ है वो 11% है। वो मैंने डेटा निकाल के रखा था 2021 से लेकर के आज तक, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो होम लोन की जो ग्रोथ है वो 11% है। अगर इतने ही मकान बिक रहे हैं तो ये स्टैटिक क्यों है? बढ़नी चाहिए इसको, क्यों नहीं बढ़ रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको समझिए इसमें, देखिए जब शेयर मार्केट चलता है, बहुत पैसे लोग बनाते हैं, वो मकान खरीदते हैं, एसेट को बनाते हैं। तो उस दौर में, पिछले 2-3 सालों के दौर में, लोगों ने मार्केट से बहुत पैसा बनाया और बिना लोन लिए मकान खरीदा है, या बहुत थोड़ा सा लोन लिया, ज्यादातर चेक पेमेंट किया और मकान खरीदा। लेकिन अब मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। क्रेडिट ग्रोथ आपकी रियल एस्टेट के लिए होम लोन वाली 11% पे बन गई एवरेज। तो अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो मकान कैसे बिकेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह के मकान अब बन रहे हैं उनको खरीदने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो पैसे आप इस वक्त अपनी जेब से अपनी एफडी तोड़ा के मकान खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे आप यूज नहीं कर पा रहे हैं उसका। तो इसलिए मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर भी पीक आउट हो चुका है, और जो लोग अपने यूज के लिए मकान खरीद रहे हैं वो तो ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने यूज के लिए मकान खरीद रहे हैं कोई प्राइस नहीं होता, क्योंकि आपको खुद उसमें रहना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि आज खरीदूंगा कल बढ़ जाएगा, तो यकीन मानिए रीसेल में आप बेच नहीं पाएंगे, जितने खरीदा उतने का भी। इसलिए रियल एस्टेट में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि हाउसिंग सेक्टर में जो अभी 12 लाख की टैक्स छूट मिली, इससे हो सकता है कि छोटे शहरों में कुछ मोमेंटम आए,
और जो वहां पे जो घरों की कीमतें हैं छोटी होती हैं, या लोगों को अपने घर को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ऊपर 2 कमरे और बनाने हैं, बरसाती ठीक करनी है, वो हो सकता है। लेकिन फ्रेश बाइंग मुझे नहीं दिखती, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बिल्डर है, उसने एक फ्लैट 5 करोड़ का बेचा और 50-50 लाख के उसको 10 बेचने पड़ेंगे। तो अगर बड़े वाले भी बिकना कम हो जाएंगे क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, और 50-50 लाख पहले ही नहीं बिक रहे थे, तो ओवरऑल नीचे आएगा मार्केट। इसलिए मैं कह रहा हूँ रियल एस्टेट में बहुत दम बचा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़े, मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि मार्केट इतना महंगा अभी भी क्यों है और क्या वाकई है। तो डेटा कह रहा है कि अभी भी महंगा है। यूएस मार्केट में तेजी है, लेकिन वो बहुत महंगा है, भारत से भी ज्यादा महंगा मार्केट है, पता नहीं वहां पे क्या होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारे यहाँ बजट भी आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी भी हो गई, फिर भी मार्केट खुश नहीं दिख रहा है, और एफआई की बिकवाली क्यों चल रही है। तो ये 4-5 चीजें हमने रिसेंटली रीड की थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो लुआब है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। आने वाले दिनों में एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के, जो मेरे कंसर्न्स हैं या जो फ्यूचरिस्टिक चीजें मैं देख पा रहा हूँ उस पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और आज भी मेरी राय वही है, अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं और आपको सही लगती है, तो कि आपको मार्च एंड तक कोई बड़ा निवेश का फैसला मुलतवी कर देना चाहिए। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला कि बाद में चीज मिलेगी नहीं। मैं गलत हो गया मान लीजिए बहुत ज्यादा, तो 10 रुपए की चीज आपको ज्यादा 12 रुपए में मिलेगी, 13 रुपए में मिलेगी, 30% ऊपर ले लेंगे। अगर हमको लगता है कि 10 की चीज 300 रुपए हो जाएगी, तो ठीक है 30% ऊपर ले लेंगे। लेकिन अगर 10 की चीज 5 रुपए होगी तो आपको अफसोस हो जाएगा कि आपने गलत डील कर ली। तो मैं हमेशा कहता हूँ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा उसी से बनता है कि आपने एंट्री कब की थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 31 मार्च तक आपको बड़े इन्वेस्टमेंट के किसी फैसले से रुकना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए जो लोग बहुत स्किल्ड हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं, उनके लिए मेरी कोई राय नहीं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं चार्ट देख नहीं पाता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो ट्रेडर्स दोस्तों के लिए यह है कि भाई एक ही राय दे सकता हूँ जो बड़े कॉमन सेंस वाली मोटी बुद्धि कहती है, भैया ओवरनाइट पोजीशन मत ले जाओ, 3:30 बजे सब खत्म करके आराम से कॉफी पियो, बहुत ज्यादा रिस्क जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। और इन्वेस्टर के लिए स्ट्रिक्टली है कि आपको 31 मार्च तक कुछ नहीं करना है। मार्केट देखिए, एंजॉय करिए, मूवीज देखिए, टाइम पास कीजिए, और ये समय भी पास हो जाएगा, अच्छा समय आएगा तो आप उसमें निवेश करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने बातचीत की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को समर्थन दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं और अच्छे लोगों से बातचीत करके और अच्छी चीजें लाके आपके सामने पेश करूंगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मुझे क्रिटिसाइज करना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन एक बार सुनिए इसको और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें पूरे वीडियो में बातचीत करता हूँ। तो कोशिश करिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी बेहतरीन चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, जो भी मुझे दिखेगी कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी बताना, वो मैं जरूर बताऊंगा। तो लास्टली, एंजॉय करिए वीकेंड में, अच्छी मूवीज देखिए, लेकिन 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा डिसीजन मुलतवी करके चलिए। बीच बीच में हम आपको ऐसी राय देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हैप्पी वीकेंड।